Hello student, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are doing your chapter 2 of grade 11 book, that is the biological molecules. Let's start. पिछले चैप्टर में हम लोगों ने सेल और सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था. अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल के अंदर होता क्या है, तो इसका आंसर सिंपल है कि इसके अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल की एक्टिविटी और डेली रिएक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं. So by definition, biological molecules are the molecules that are found inside the body of the living organisms. अब biomolecules अगर आप देखें तो plants, algae, bacteria, human, animals, thousands of different species के अंदर जो होते हैं वो different types of biomolecules होते हैं और वो हर रोज different types of chemical reactions जो होते हैं वो perform कर रहे होते हैं. कभी कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, कभी कोई ब्रेक डाउन कर रहा है एनर्जी का, कभी कोई स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल क्रिएट कर रहा होता है. तो ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं कि उनको स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने एक डिफरेंट फील्ड ऑफ बायोलॉजी क्रिएट की जो स्टडी दिस मॉलिक्यूल्स, और उस डिफरेंट फील्ड को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. बायोकेमिस्ट्री के बाद अब हम बात करते हैं बायो मॉलिक्यूल्स की कॉन्स्टिट्यूट की. अगर आपको पता हो कि हर मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम से क्रिएट होता है और हर एटम एलिमेंट से बनता है, तो बायोमॉलिक्यूल्स जो एलिमेंट बायोमॉलिक्यूल्स की कॉन्स्टिट्यूशन या कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, यानी कि द एलिमेंट दैट क्रिएट द लाइफ. अगर हम लिविंग थिंग्स को देखें तो हमारे पास टोटल 92 एलिमेंट्स है जो कि इस टाइम दुनिया में प्रेजेंट है, और उनमें से सिर्फ 25 एलिमेंट्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं टू क्रिएट द बायोमॉलिक्यूल्स इन द लिविंग थिंग्स. अब ना हम उन 25 एलिमेंट्स को जो है वो क्लासिफाई कर लेते हैं 3 ब्रॉड कैटेगरीज में. द फर्स्ट कैटेगरी इज नॉन एज मेजर एलिमेंट्स. ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपकी बायो या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 70 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्रिएट कर रहे होते हैं. उसके बाद माइनर एलिमेंट्स होते हैं. ये वो एलिमेंट्स होते हैं कि जो आपके सेल के अंदर जो है वो मोर देन 10% जो है वो एलिमेंट्स या बायो मॉलिक्यूल्स को क्रिएट कर रहे होते हैं. आखिर में हमारे पास ट्रेस एलिमेंट्स आते हैं. ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ ट्रेस फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होते हैं. इनका होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेकिन स्मॉल अमाउंट में. मेजर एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो आपकी बुक में ये ग्राफ गिवन है, उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि सबसे बड़ा मेजर एलिमेंट इज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन नियरली 65 to 70% ऑफ एनिमल एग्जिस्ट करता है. फिर इसके बाद आता है कार्बन. यू ऑल नो कि कार्बन जो होता है वो आपके सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्रिएट कर रहा होता है, और जहाँ कार्बन होगा वहाँ हाइड्रोजन भी होगा. देन वी हैव नाइट्रोजन जो कि आपकी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड की कंस्टिट्यूशन और कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर रहा होता है. फिर उसके बाद क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो स्केलेटन पे कंसिस्ट होती है, तो उस स्केलेटन को जो है वो ऑसिफाई करने के लिए वी नीड कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. अब हम बात करते हैं माइनर एलिमेंट्स की. माइनर एलिमेंट्स आपके सेल के प्रोटोप्लाज्म में लेस देन 1% होते हैं, जिसके अंदर पोटेशियम 0.35% होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है. फिर हमारे पास क्लोरीन और सोडियम होते हैं. आपको पता हो हम लोग सॉल्ट के अंदर सोडियम एंड क्लोराइड लेते हैं. ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स या सर्टेन गेट्स और चैनल्स सोडियम और क्लोरीन की प्रेजेंस से ओपन और क्लोज होते हैं. उसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम आयन आ जाते हैं. आखिर में हम बात करते हैं ट्रेस एलिमेंट्स की. ट्रेस एलिमेंट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ट्रेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आयरन. यू ऑल नो दैट आयरन क्रिएट द हीमोग्लोबिन. फिर उसके बाद हमारे पास कॉपर आता है. देन वी हैव द मैंगनीज, जिंक, और आखिर में हमारे पास आयोडीन आ जाता है. ये तो थे बायो एलिमेंट्स की बात. अब ये बायो एलिमेंट्स जिन मॉलिक्यूल्स को क्रिएट करते हैं वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आम मॉलिक्यूल्स से ज़्यादा हैवी होते हैं. इनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाटर को देखो तो वाटर इज़ क्रिएटेड बाय जस्ट 3 एटम्स, जबकि अगर हम सिंपल बायो मॉलिक्यूल को देखें तो उसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होते हैं, और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 180 हो जाता है. That's why because of its large molecular weight we call them macromolecules. अब ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, ये आपके आपस में ज्वाइन होके एक बहुत बड़ी लॉन्ग चेन क्रिएट कर देते हैं. अब हम बात करते हैं पॉलीमर्स एंड मोनोमर्स की. अब आपको पता होगा कि हमने ग्लूकोज, हम सब जानते हैं कि इट इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब ये जो ग्लूकोज होते हैं ना, ये उसके बाद ये डिफरेंट कंपाउंड यानी कार्बोहाइड्रेट्स की जो होती है वो पूरे डिफरेंट वैरायटी को क्रिएट करती है. तो वह एक ही स्मॉल ग्लूकोज जो है वो जिस तरह से अरेंज होता है वो एक पॉलीमर या लॉन्ग चेन बना देता है, और क्योंकि ये सब कुछ एक ग्लूकोज क्रिएट कर रहा होता है तो उसको हम मोनोमर कहेंगे. हमारे पास 2 तरह के पॉलीमर्स होते हैं. हेट्रोपॉलीमर जिसमें डिफरेंट मोनोमर्स अटैच होते हैं, एंड देन वी हैव होमोपॉलीमर जिसमें सिंगल मोनोमर अटैच होते हैं.
अब हेट्रो मोनोमर्स और पॉलीमर्स का क्या डिफरेंस है, इसको देखने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर आने वाली इस डायग्राम को देखें। इमेजिन करें कि मोनोमर जो है वो ईंटें हैं। जब ये ईंटें एक दूसरे के साथ जुड़ के एक पूरी दीवार कंस्ट्रक्ट कर लेंगी तो उसको हम पॉलीमर कहेंगे। क्योंकि ईंटें एक ही तरह की इस्तेमाल हुई हैं तो दैट्स वाई हम इसको होमोपॉलीमर कहेंगे। अब ये पॉलीमर बनते कैसे? ईंटों को जोड़ने के लिए हम लोग रेत और सीमेंट यूज़ करते हैं। इसी तरह मोनोमर्स को जोड़ने के लिए हम जिस रिएक्शन को यूज़ करते हैं उस रिएक्शन को हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर आप देखें तो कोई भी जो मॉलिक्यूल होगा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, उसके रिंग के साथ जो है वो हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन लाजमी अटैच होंगे। तो जब हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो उसमें से वाटर को रिमूव किया जाएगा और दैट्स वाई कंडेंसेशन रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं, क्योंकि पानी रिमूव हुआ है। इस डायग्राम में देखें कि लेट्स सपोज करें कि ये हमारे पास जो है ये शॉर्ट पॉलीमर चेन है, उसके साथ हमने एक और मोनोमर अटैच करना है। अब जो शॉर्ट पॉलीमर है उसके साथ जो है ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो था वो अटैच हुआ था। अब जैसे ही हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ आके आएंगे, इनकी आपस में अट्रैक्शन होगी और ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। इन बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ग्रुप आपस में कंबाइन होकर वाटर निकालेंगे एंड देन जैसे ये मॉलिक्यूल्स जो है इन बॉन्ड से ब्रेक हुए, कार्बन की जो वैलेंसी है वो फुलफिल नहीं हुई तो ये 3rd कार्बन और 4 कार्बन जो है वो एक दूसरे करीब आके एक लॉन्ग पॉलीमर चेन जो है वो क्रिएट कर देगा। और इसी तरह आप जैसे जैसे इस मोनोमर को मज़ीद ला के अटैच करते रहेंगे, पॉलीमर का जो चेन है या साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस लॉन्ग चेन को हम स्मॉल चेन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। क्योंकि कंडेंसेशन के अंदर हमने पानी को रिमूव करके इन्हें ज्वाइन किया था तो इन्हें तोड़ने के लिए हमें वाटर रिक्वायर्ड होगा। सो दैट्स वाई इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अब उसी लॉन्ग चेन को आप देखें तो जैसे ही हमने इस बॉन्ड्स को ब्रेक करना है तो इसके लिए हम लोग वाटर को ऐड करेंगे। वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आइंस। हाइड्रोक्सल आइन एक कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा जबकि हाइड्रोजन आइन एक कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एक दूसरे से ब्रेक हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस का जो प्रोसेस है वो एक दूसरे के कम्प्लीटली ऑपोजिट है। कंडेंसेशन में पानी रिमूव होता था, हाइड्रोलिसिस में पानी ऐड होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक और चीज़ पे कंफ्यूजन होती है कि हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में क्या डिफरेंस है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस चीज़ को देखें जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होकर आइंस की फॉर्म में आ जाए और कंपाउंड में ऐड हो तो उस रिएक्शन को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। जबकि ऐसा कंपाउंड या ऐसा रिएक्शन जिसमें पूरे कंपाउंड के साथ जो है वो वाटर अटैच हो उसको हम लोग हाइड्रेशन का प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर मैं पूरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करूँगी तो ये आपका इस तरह से कंपाउंड क्रिएट हो जाएगा। अब क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल जो है पानी का वो इस्तेमाल हुआ है एक ही कार्बन के साथ तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कह रहे हैं।